वेलकम टू बैक वर्ल्ड एजुकेशन एक्सप्रेस में आज के क्लास में प्राचीन इतिहास के 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू कराएंगे। आज क्लास का चौथा दिन होने जा रहा है। आप क्लास में नए होंगे तो इससे पहले का वीडियो का प्ले लिस्ट बना दिया गया है प्राचीन इतिहास के नाम से, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आज का, सप्त सिंधु प्रदेश वर्तमान में किस क्षेत्र में है? तो ऑप्शन ए है दक्षिण भारत, ऑप्शन बी है पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन सी है बंगाल, ऑप्शन डी है गुजरात। तो सप्त सिंधु प्रदेश वर्तमान में किस राज्य में है? तो पंजाब और हरियाणा में है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी, एसएससी और भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है। तो आप और भी कंपटीशन कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल पर क्लास बहुत महत्वपूर्ण कराई जाएगी। जो पहले पूछा गया है एग्ज़ाम में वो सब प्रश्न इस चैनल पर करवाई जा रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो आप क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित सप्त नदी, ऋग्वेद में जो वर्णित है सप्त नदी, ये किन्हें कहा गया है? तो ऑप्शन ए है गंगा, यमुना, सरस्वती को कहा गया है, ऑप्शन बी में सिंधु के सहायक नदी को कहा गया है, ऑप्शन सी है दक्षिण भारत के नदियों को कहा गया है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, मतलब इस सभी को कहा गया है। तो किसको कहा गया? तो ये कहा गया है सिंधु के सहायक नदी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या होता था? राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या होता था? तो ऑप्शन ए है धार्मिक एकता, ऑप्शन बी है राजा का सार्वभौमिक, ऑप्शन सी युद्ध की तैयारी, ऑप्शन डी है कृषि अनुष्ठान। तो क्या होता था? तो राजा की सार्वभौमिकता होता था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ किस काल में किया जाता था? तो ऑप्शन ए वैदिक काल में, ऑप्शन बी बौद्ध काल में, ऑप्शन सी गुप्त काल में, ऑप्शन डी मौर्य काल में। तो अश्वमेध यज्ञ किस काल में होता था? तो वैदिक काल में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गृह सूत्र किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है गृह निर्माण से, ऑप्शन बी है गृहस्थ जीवन के संस्कार से, ऑप्शन सी है धार्मिक युद्ध से, ऑप्शन डी है वेदों की रचना से। तो गृह सूत्र है गृहस्थ जीवन के संस्कार से, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए है ज्ञानी व्यक्ति, ऑप्शन बी है राजा, ऑप्शन सी है त्यागी, ऑप्शन डी है सन्यासी। तो बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञानी व्यक्ति। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग क्या है? बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो ऑप्शन ए है 8 प्रकार की तपस्या, ऑप्शन बी है 8 सही मार्गों से निर्वाण, ऑप्शन सी है 8 पवित्र नदी, ऑप्शन डी है 8 यज्ञ। तो क्या होगा? तो 8 सही मार्गों से निर्वाण। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध संघ में
बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है 12 वर्ष, ऑप्शन बी है 15 वर्ष, ऑप्शन सी है 20 वर्ष, ऑप्शन डी है 25 वर्ष। तो कितनी होनी चाहिए? तो 20 वर्ष होने चाहिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में तीर्थक शब्द क्या है? तीर्थकर शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए साधु, ऑप्शन बी गुरु, ऑप्शन सी पवित्र व्यक्ति जो मुक्ति मार्ग दिखाए, ऑप्शन डी है देवता। तो तीर्थक शब्द क्या है? तो पवित्र व्यक्ति जो मुक्ति मार्ग दिखाए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या किया था? महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या किया था? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी है 10 वर्ष, ऑप्शन सी है 12 वर्ष, ऑप्शन डी है 30 वर्ष। तो कितने वर्षों तक किया था? तो 12 वर्ष। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र ग्रंथ में कितना अध्याय है? अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है उसमें कितना अध्याय है? तो ऑप्शन ए है 10 अध्याय, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 25। तो अर्थशास्त्र ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? तो 18 अध्याय हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में अमात्य कौन थे? मौर्य काल में अमात्य कौन थे? तो ऑप्शन ए है सैनिक, ऑप्शन बी है अधिकारी, ऑप्शन सी है व्यापारी, ऑप्शन डी है पुरोहित। तो मौर्य काल में अमात्य कौन थे? तो अधिकारी थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन ए है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी है कनिंघम, ऑप्शन सी है मार्शल, ऑप्शन डी है व्हीलर। तो किसने किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर कंपटीशन तैयारी, आप कोई भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं कोई भी एग्जाम की, तो उसके लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ कहाँ है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन डी हो जाएगा पाटलिपुत्र। तो अशोक स्तंभ कहाँ है? तो सारनाथ में है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को स्वर्ण युग काल क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग काल क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन ए कला, विज्ञान और साहित्य की उन्नति के कारण, या ऑप्शन बी व्यापार के कारण, या ऑप्शन सी विदेशी आक्रमणों के कारण, या ऑप्शन डी में कृषि सुधारों के कारण। तो क्यों कहा जाता है? तो कला, विज्ञान और साहित्य की उन्नति के कारण। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुप्त काल में ही कला का विकास हुआ था। गुप्त काल में ही कला का सबसे अधिक विकास हुआ था, विज्ञान का विकास हुआ था। इनके समय ही बहुत महान व्यक्ति लोग रहे, गणितज्ञ या बहुत बड़े बड़े पुरोहित रहे। साहित्य की उन्नति हुआ, बहुत विस्तार हुआ उसमें। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सा सबसे प्रमुख था कर? गुप्त काल में कौन सा कर सबसे प्रमुख था? तो कौन सा कर सबसे प्रमुख था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा भूमि कर, ऑप्शन बी हो जाएगा व्यापार, ऑप्शन सी हो जाएगा पशु कर, या ऑप्शन डी हो जाएगा सैनिक कर। तो कौन सा कर सबसे एथी रहा? तो उस समय भूमि कर सबसे प्रमुख रहा था। भूमि कर सबसे प्रमुख कब? गुप्त काल में सबसे प्रमुख कर भूमि कर रहा था। सबसे प्रमुख कर कौन रहा था? भूमि कर रहा था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपको एक बताते हैं कि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत यूजफुल ये वीडियो है। अगले प्रश्न है की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस राजा को पराजित किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस राजा को पराजित किया था? तो ऑप्शन ए है शक, ऑप्शन बी है हुन, ऑप्शन सी है पाल, ऑप्शन डी है मौर्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस राजा को पराजित किया था? तो शकों को पराजित किया था। तो ऑप्शन ए है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को पराजित किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फैयान भारत कब आया था? फैयान भारत कब आया था? तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त के समय में, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ऑप्शन डी हर्षवर्धन के समय में। तो फैयान भारत कब आया था? किसके शासनकाल में फैयान भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त युग को आरंभ किसने किया था? मतलब गुप्त युग को आरंभ किसने किया, मतलब शुरुआत किसने किया था? मतलब किसके द्वारा गुप्त वंश युग का शुरुआत हुआ था? तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, श्रीगुप्त के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, या विक्रमादित्य के द्वारा। तो किसके द्वारा गुप्त युग का शुरुआत हुआ था? तो गुप्त वंश का संस्थापक तो श्रीगुप्त है। कौन है? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? गुप्त युग। यहाँ पूछा है गुप्त युग का आरंभ किसने किया था? तो गुप्त युग का आरंभ आप लोगों को पता है तो कमेंट बताइए। गुप्त युग का आरंभ चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन किस वंश का है? हर्षवर्धन किस वंश के था? अब क्योंकि ये सब पहले के बाद बात हो रहा है, तो हर्षवर्धन किस वंश का था? तो ऑप्शन ए है मौर्य वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी पुष्पभूति वंश, ऑप्शन डी शुंग वंश। तो कौन सा वंश का था? तो पुष्पभूति वंश। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षचरित्र की रचना कब हुआ था? हर्षचरित्र की रचना कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 6वीं सदी में, ऑप्शन बी 7वीं सदी में, ऑप्शन सी हो जाएगा 8वीं सदी में, ऑप्शन 9 हो जाएगा, डी हो जाएगा 9वीं सदी में। तो हर्षचरित्र का रचना किस सदी में हुआ था? तो 7वीं सदी में हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो अभी भी समय है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस सब एग्ज़ाम में ये बहुत यूजफुल है। इस चैनल पर सब यूजफुल MCQ क्वेश्चन करवाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, पाल वंश की स्थापना कहाँ हुआ था? तो पाल वंश की स्थापना कहाँ हुआ था?
तो पाल वंश की स्थापना ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी है बंगाल में, ऑप्शन सी है कन्नौज में, ऑप्शन डी है कश्मीर में। तो पाल वंश की स्थापना कहाँ हुआ था? तो पाल वंश का स्थापना बंगाल में हुआ था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी वल्लभी, ऑप्शन डी तक्षशिला। तो धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय का स्थापना किया था? तो यह विक्रमशिला का स्थापना किया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आज का क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए, हमें भी पता चलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आज का अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नदी पर के किनारे बसा हुआ है? तो ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे, तो ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। और आज का लास्ट प्रश्न आप लोगों को सामने है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं सभी के लिए यूजफुल है। तो आज का आखिरी प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास को समझने का मुख्य श्रेय किसे जाता है? मुख्य श्रेय किसे जाता है? भारत के इतिहास को प्राचीन भारत के इतिहास को समझने का मुख्य श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए अभिलेख और शिलालेख को, ऑप्शन बी है पुराण, ऑप्शन सी है सिक्का, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो किसको जाता है? तो हमें प्राचीन भारत के बारे में प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमको जानकारी अभिलेख से भी मिला है, शिलालेख से भी मिला है, पुराण से भी मिला है और सिक्का से भी मिला है। मतलब हमें तीनों से मिला है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा डी नंबर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ हर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाया जा रहा है। यहाँ पर यूपीएससी, एसएससी, यहाँ पर और भी बहुत एग्जाम की तैयारी इत्यादि एग्जाम की ईटीसी बहुत सी एग्जाम की तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है इस चैनल पर। चैनल का नाम है वर्ल्ड एजुकेशन एक्सप्रेस। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यूजफुल होगा। तो आज का क्लास यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।